हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। भीम से बड़ी खबर है जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा चला है। कार्रवाई के दौरान लोगों ने जोरदार हंगामा भी किया। सरकार के आदेश पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई थी, बुलडोजर चलाया गया था। आपको बता दें कि विधानसभा में नंदावट गांव में अतिक्रमण के मुद्दे पर यह कार्रवाई की गई है। ये मुद्दा सदन के अंदर उठा था। सरकार के आदेश पर अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। चिन्हित 23 अतिक्रमियों में से 5 से 6 ने तो कोर्ट का स्टे थमा दिया। भीम, देवगढ़, दिवे थानों सहित पुलिस लाइन का भारी जाब्ता इस दौरान तैनात रहा। बीजेपी विधायक हरि सिंह रावत ने पिछले दिनों सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाया था, विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया था। मंत्री ने जवाब में बताया था कि 23 अतिक्रमियों के में चिन्हित किया गया है इनको और इसी पर ही कार्रवाई होगी। अलकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अलकेश, जब ये बात कह दी गई थी कि 23 अतिक्रमियों को चिन्हित कर कार्रवाई होगी, तो फिर बवाल किस बात का? आपको बता दूं, ये जो मुद्दा था, जो स्थानीय विधायक थे हरि सिंह रावत, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था और नंदावट जो गांव है वहां पर 23 अतिक्रमी का जवाब मंत्री ने दिया था और बताया था कि 23 अतिक्रमी को चिन्हित किया गया है। तहसीलदार ने उनको नोटिस दिए थे। उस नोटिस के बाद आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन ये कार्रवाई कहीं न कहीं औपचारिक तौर पर खानापूर्ति ही नजर आई, क्योंकि प्रशासनिक दस्ते ने महज 4-5 अतिक्रमण हटाए तो 5 से 6 जो अतिक्रमी थे उन्होंने कोर्ट के नोटिस के जो नोटिस थे वो थमा दिए। बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि अतिक्रमी एक दूसरे का अतिक्रमण तुड़वाने के लिए खुद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे, लेकिन प्रशासन ने, क्योंकि प्रशासन की कहीं न कहीं ये साफ नजर आया कि प्रशासन की तैयारी पूरी नहीं थी। ऐसे में कहीं न कहीं पूरी अतिक्रमण हटाने की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई। और यहाँ पर बड़ी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा दर्शकों को कि भीम विधायक ने जब विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था अतिक्रमण का, तो राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने जवाब दिया था और उन्होंने 23 अतिक्रमियों की सूची जारी की थी। उस 23 अतिक्रमियों की सूची में विधायक पुत्र, विधायक का भतीजा और विधायक भाई के भी नाम थे। लेकिन आज जो कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई तो ऐसा साफ नजर आया कि प्रशासनिक कार्रवाई में खानापूर्ति ही नजर आई। जी शुक्रिया अलकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर खानापूर्ति ही यहाँ पर नजर आई है। प्रशासन की तैयारियां अधूरी, लिहाजा सही तरीके से अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कानादेव का गुड़ा पंचायत मुख्यालय निरस्त करने का विरोध किया गया है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। राजनीतिक द्वेषता से पंचायत मुख्यालय बदलने का आरोप लगाया गया है। पूर्व प्रधान शांतिलाल कोठारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। पंचायत पुनर्गठन में पंचायत मुख्यालय बदलने का अपनी तरह का ये पहला मामला है। 2020 में कानादेव का गुड़ा को पंचायत बनाया गया था। कानादेव का गुड़ा धनवल, काड़ा का तालाब और दौवड़ गांव के ग्रामीण इस दौरान प्रदर्शन करते हुए मौजूद रहे हैं। हमारा पंचायत मुख्यालय है वही रहना चाहिए। जो अभी नया बनी पंचायत 5 साल हो गए हैं और अच्छा काम हो रहा है, लोग उससे खुश हैं और सारे गांव के बॉर्डर बढ़ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं पंचायत मुख्यालय हटाएंगे, ये कौन सा नियम में प्रावधान है बताओ मेरे को। आज तक कहीं पूरे जिले में नहीं हटा, क्या कांदे गुड़े दिखता है इनको? तो हमने लोग, हमारी जितनी माए बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग, सब महिला आ जाइए। और अगर संघर्ष में अगर हमारा काम सरकार ने नहीं माना तो हम यहाँ पर अनशन के लिए भी आपको चेतावनी देके जा रहे हैं। के विज्ञान नगर इलाके में रेलवे के स्क्रैप ठेकेदार शाहबुद्दीन के घर पर रेड पड़ी। उनके दूसरे ठिकानों पर भी सर्च चल रही है। रेड के दौरान सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती भी रही। तो वहीं दूसरी रेड भीलवाड़ा के बापू नगर इलाके में पड़ी है। यहां पर ईडी ने मोबाइल कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कोटा और भीलवाड़ा में ईडी की छापेमारी। विज्ञान नगर में कबाड़ व्यापारी के घर छापा। भीलवाड़ा में मोबाइल व्यापारी के घर कार्रवाई। कोटा और भीलवाड़ा में ईडी एक्शन मोड में नजर आई, जहां एक तरफ कोटा के विज्ञान नगर में कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा के बापू नगर में ईडी की 7 सदस्यीय टीम कार्रवाई करने पहुंची।
कोटा के विज्ञान नगर में ईडी ने कबाड़ व्यापारी के घर पर कार्रवाई की। ईडी की टीम गुरुवार सुबह सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ व्यापारी के घर पहुंची। इसके बाद किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की सख्त मनाही के साथ तलाशी ली गई। इस संबंध में ईडी के अधिकारियों ने मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वहीं अचानक हुई इस कार्रवाई से शहर के अन्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया। ऐसी ही कार्रवाई भीलवाड़ा में मोबाइल व्यापारी के बापू नगर स्थित मकान में हुई, जहां 7 सदस्यीय टीम सुरक्षा के साथ पहुंची। सुबह करीब 9 बजे ईडी की टीम मोबाइल व्यापारी गिरीश एलानी के मकान पर पहुंची, जहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। व्यापारी के घर और मोबाइल शॉप के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच सर्च किया गया। हालांकि छापेमारी की दोनों ही घटनाओं में असल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन भीलवाड़ा में मोबाइल कारोबारी के तार दुबई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हमारे सामने ये घर है और यहीं पर ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। अलवर के दौरे पर किरोड़ीलाल मीणा नगर विकास पहुंचकर सचिव के चैम्बर में वार्ता कर रहे हैं। किरोड़ी की शिकायत पर आपको बता दें कि अतिक्रमण को हटवाया गया था। अतिक्रमण पर कल पीला पंजा चला था। तस्वीरें आपके सामने हैं अलवर की, जहां पर भू माफियाओं द्वारा जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर किरोड़ीलाल मीणा एक्शन में नजर आ रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने मुख्य सचिव को अतिक्रमण से संबंधित शिकायत दी थी। अंदर रहना आराम से यार तुम। नगर निकाय और पंचायत पुनर्गठन को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई है। मीटिंग में 31 मई तक पुनर्गठन का काम पूरा करने के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है और इसी कड़ी में विधानसभा में नगर निकाय और पंचायत पुनर्गठन यानी कि पुनर्सीमांकन को लेकर अलग अलग 2 बैठकें हुई। बैठक नगर निकाय पुनर्गठन को लेकर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में उनके 212 नंबर कक्ष में हुई, तो वहीं दूसरी बैठक पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में उनके 130 नंबर कक्ष में हुई। इन दोनों बैठकों में मंत्रिमंडल उप समिति के सदस्यों के साथ संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां पर आपत्तियों सुझाव को लेकर अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश रावत को अजमेर और जोधपुर, संजय शर्मा को जयपुर और भरतपुर, गौतम दत्त को उदयपुर और कोटा संभाग में लगातार बैठकें करेंगे। जो भी आपत्तियां उनके सामने आएंगी उन पर चर्चा की जाएगी। जनप्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों से बातचीत कर आपत्तियों का निस्तारण कर 27 मार्च तक अपनी प्रगति रिपोर्ट भी पेश करनी है। तो नगर निकाय और पंचायत पुनर्गठन की डेडलाइन को तय कर दिया गया है। 31 मई पुनर्गठन की डेडलाइन है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तरफ लगातार सरकार अपने कदम को बढ़ाते हुए 1,20,000 की आबादी तक एक पंचायत बनेगी। 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर उप समिति की बड़ी बैठक आज हुई है। शासन विभाग के निदेशक ने मंत्रिमंडलीय उप समिति के समक्ष अब तक इस दिशा में जितना काम हुआ है उसके बारे में अपना प्रतिवेदन रखा है और आज की मीटिंग में श्री सुरेश जी रावत को अजमेर और जोधपुर संभाग, श्री संजय शर्मा जी को जयपुर और भरतपुर संभाग और सहकारिता मंत्री जी को उदयपुर और कोटा संभाग की जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहां के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संपर्क कर यथासंभव दिशा निर्देशों के अनुरूप इस कार्य को पूर्ण करवाने में। और अब बात अशोक गहलोत की करते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो वहीं अपने कार्यकाल की योजनाओं को शानदार बताया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल एकजुट है और हम सरकार को इनकी घोषणा पत्र के वादे याद दिलाते रहेंगे। तो वहीं किसान आंदोलन पर गहलोत ने कहा कि आप पार्टी और बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। किसान हित पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एमएसपी को कानून का दर्जा मिलना चाहिए। कुछ काम हो नहीं रहे हैं। वादे किए थे, वादे खिलाफी हो रही है। खुद के जो मैनिफेस्टो में वादे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं और हमारे वक्त की जो स्कीमें थी उनको या तो कमज़ोर कर दिया या बंद कर दिया।
हमें गर्व है कि हमारे विधायक दल जो है जूली जी के नेतृत्व में जिस रूप में संघर्ष कर रहा है, असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी आवाज़ बुलंद कर रहा है, उसका जनता में एक मैसेज गया है। इसका मतलब है कि अभी विपक्ष जो है विधायक दल हमारा एकजुट है, मजबूती से मुकाबला कर रहा है और जितनी भी हमारी योजनाएं थी उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि वो किसी कीमत पर कमज़ोर नहीं हो, लागू हो। और नंबर 2, हम इनको याद दिलाते रहेंगे जो आपके वादे थे मैनिफेस्टो के अंदर। देखिए, आप जानते हो कि आप पार्टी हो चाहे विपक्ष बीजेपी हो, इनके अंदर लोकतंत्र में यकीन तो है नहीं। ये किसान आंदोलन देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का, ये दुनिया का। आज ही मैं कहना चाहूँगा किसान यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। और हम लोग कहते भी हैं कोई पार्टी हो किसान की बात करता है, और असली उनके लिए मांगे पूरी कौन कर रहा है। आपने खुद ने कहा था हम MSP को कानून का दर्जा देंगे। जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनते पहला काम उनका होना चाहिए था कि MSP को कानून का दर्जा दे। इस बीच बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है जालौर के सांचौर से, जहां पर सुखराम विश्नोई ने आखिरकार अनशन तोड़ा है। प्रशासन और अनशनकारियों के बीच सहमति बनी, तब जाकर जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया गया। 14 सूत्रीय मांगों पर प्रशासन के साथ सहमति बन गई है। सुखराम विश्नोई पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठ गए थे। किसानों की मांग को लेकर उनका यह अनशन चल रहा था और आखिरकार अब जब 14 सूत्रीय मांगों पर प्रशासन के साथ सहमति बनी, तब प्रशासन और अनशनकारियों के बीच सहमति के बाद जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया गया है। प्रदर्शनकारियों के हक में उनकी मांगों का समर्थन करते हुए सुखराम विश्नोई पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। आखिरकार उनका अब अनशन टूटा है। प्रशासन और अनशनकारियों के बीच में जब सहमति बनी, 14 सूत्रीय मांगों पर जब सहमति बनी, तब जाकर जूस पिलाकर सुखराम विश्नोई का अनशन तुड़वाया गया। जालौर के सांचौर में पिछले कई दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन करते हुए सुखराम विश्नोई अनशन पर बैठ गए थे। बढ़ रहे हैं आगे। विधानसभा में आज थानागाजी विधायक कांति प्रसाद ने वायु प्रदूषण को लेकर एनसीआर में लागू होने वाली पाबंदियों के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि अलवर में AQI सामान्य होने के बावजूद एनसीआर में ग्राफ पाबंदियां लागू होने पर यहां पर भी विकास का काम ठप हो जाता है, जिस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय हमें भी ये मांग उठाते रहे हैं कि अलवर जिले को ग्राफ की पाबंदियों से मुक्त रखा जाए, इससे विकास कार्य ठप हो जाते हैं। उन्होंने सदन में आश्वासन दिया कि भारत सरकार को पत्र लिखकर इस समस्या के बारे में बताया जाएगा और ग्राफ की पाबंदियों से मुक्त रखने की मांग की जाएगी। 150-200 किलोमीटर दूरी है, ये कम हो जाएगी। ग्रेव की समस्या थानागाजी के अंदर आ रही है, खत्म हो जाएगी। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मंत्री जी, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त करी है वो निश्चित रूप से जायज है। और पिछली सरकार में जब हम वहां विराजते थे तो मैं भी लगातार इस मांग को उठाता था कि ग्रेव की जो पाबंदियां हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण होता है, पंजाब में प्रदूषण होता है, ग्रेव के कारण अलवर जिले के अंदर हमारे विकास के काम भी रुक जाते हैं। और यह भी सही है कि एनसीआर के नियम के तहत 200 किलोमीटर की जो परिधि है उसमें वो नियम एक कागज के आदेश पर वो नियम लागू हो जाता है। भले ही जिस प्रकार से आपने थानागाजी का उल्लेख किया उसमें AQI सही होते हुए भी एक आदेश के कारण वो आदेश पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू हो जाता है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों की पालना करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सदैव कटिबद्ध है। अलवर जिले के क्षेत्रों की एयर क्वालिटी की बेहतरीन स्थिति एवं दिल्ली से दूरी के दृष्टिगत अलवर जिले के क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में लागू होने वाले वायु गुणवत्ता संबंधित पाबंदी 150-200 किलोमीटर दूरी है, ये कम हो जाएगी। ग्रेव की समस्या थानागाजी के अंदर आ रही है, खत्म हो जाएगी। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मंत्री जी, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त करी है वो निश्चित रूप से जायज है। और पिछली सरकार में जब हम वहां विराजते थे तो मैं भी लगातार इस मांग को उठाता था कि ग्रेव की जो पाबंदियां हैं,
क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण होता है, पंजाब में प्रदूषण होता है, ग्रेव के कारण अलवर जिले के अंदर हमारे विकास के काम भी रुक जाते हैं। और ये भी सही है कि एनसीआर के नियम के तहत 200 किलोमीटर की जो परिधि है उसमें वो नियम एक कागज के आदेश पर वो नियम लागू हो जाता है। भले ही जिस प्रकार से आपने थानागाजी का उल्लेख किया उसमें AQI सही होते हुए भी एक आदेश के कारण वो आदेश पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू हो जाता है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों की पालना करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सदैव कटिबद्ध है। अलवर जिले के क्षेत्रों की एयर क्वालिटी की बेहतरीन स्थिति एवं दिल्ली से दूरी के दृष्टिगत अलवर जिले के क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में लागू होने वाले वायु गुणवत्ता संबंधित पाबंदी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं अजमेर से है, जहां पर अवैध निर्माण को तोड़ने गई एडीए की टीम के झड़प हो गई। पंचशील स्थित प्लॉट के नजदीक निर्माण को लेकर विवाद हो गया। डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने मारपीट का आरोप लगाया है। डॉक्टर कुलदीप शर्मा पर प्लॉट के पास अवैध निर्माण करने के आरोप है। नोटिस के बावजूद 2 महीने के भीतर अन्य प्लॉट पर निर्माण करने का आरोप उन पर लगा। अवैध निर्माण तोड़ने के दौरान डॉक्टर कुलदीप शर्मा से पुलिस की झड़प हो गई। मामले में डॉक्टर कुलदीप शर्मा को थाने लाया गया है। निजी डॉक्टर भी कृष्णगंज थाने पहुंच गए और एडीएम सिटी भी इस दौरान मामले में समझाइश के लिए थाने ही जा रहे हैं। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक तरफ डॉक्टर साहब नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस नजर आ रही है। झड़प हो रही है अवैध निर्माण को लेकर। डॉक्टर साहब पर आरोप लगे हैं कि कुलदीप शर्मा ने अवैध निर्माण कराया, उनको नोटिस थमाया गया, उसके बावजूद निर्माण कराया। और जब अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पुलिस पहुंची तो इस बीच झड़प हो गई। आप देखिए किस तरीके से उनके कपड़े भी फटे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस उन्हें थाने लेकर पहुंची है। इसमें कई और निजी डॉक्टर भी थाने पहुंच गए। प्रतापगढ़ जिले में कृषि भूमि आवंटन में हुए बड़े घोटाले ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। घोटाले की जांच के दौरान कलेक्टर कार्यालय के रीडर के सनसनीखेज खुलासे ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों और भूमाफियाओं में इस बीच हड़कंप मचा हुआ है। कृषि भूमि आवंटन में घोटाला अपार, कई अधिकारियों पर लटकी तलवार। उसमें 6 पटवारी और 5 गिरदावर, 2 तहसीलदार, SDO, उन सभी के संबंध में भी माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपने स्तर से सरकार को कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा था। कलेक्टर कार्यालय में रीडर महेश गोस्वामी सहित एक भू व्यवसायी, एक गिरदावर और तत्कालीन उपखंड अधिकारी के सहायक के खिलाफ प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को शिकायत दी गई थी, जिसके बाद मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। जांच शुरू होते ही गोस्वामी ने खुद को निर्दोष बताते हुए घोटाले के लिए तत्कालीन अधिकारियों को कसूरवार ठहरा दिया। गौरतलब है कि इस मामले में रीडर महेश गोस्वामी के साथ एक भू व्यवसायी, एक गिरदावर और तत्कालीन उपखंड अधिकारी के सहायक के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। सरकार की जांच समिति की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि बीते 3 वर्षों में 387 भूमि आवंटन मामलों में से 202.88 हेक्टेयर जमीन का अवैध आवंटन किया गया था। जो गलत आवंटन ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भू माफिया के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और अधिकारियों से स्वीकृति दिलाई। आवंटन प्रक्रिया को गुप्त रखा गया। नियम अनुसार कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई। ग्राम पंचायतों से बाहर के लोगों को नियमों के विरुद्ध पट्टे दिए गए। राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर भूमि वास्तविक मात्रा से अधिक दर्शाई गई। नामांतरण प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गई। पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा ने 1 साल पहले ही भूमि आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। कलेक्टर प्रतापगढ़ ने जिस व्यक्ति को, जिस अधिकारी को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया है, उसने अपने तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट में पक्षपात किया गया। इस बीच महेश गोस्वामी ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए इसे उनके खिलाफ साजिश करार दिया है।
उनका कहना है कि मुझे व्यक्तिगत कारणों से फंसाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जांच टीम के खुलासे के बाद कई अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना बढ़ गई है, जबकि भूमाफिया के हाथों से करोड़ों की जमीन खिसकने वाली है। देखना होगा कि इस जांच के बाद कौन दोषी साबित होता है और प्रशासन कितनी जमीन अपने अधिकार में ले पाता है। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए चंचल सांडली की रिपोर्ट। वहीं विधानसभा में सड़कों को लेकर दिया कुमारी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच में बहस हो गई। जूली बोले सड़क में विपक्षी विधायकों की सिफारिश भी माने। दिया कुमारी का पलटवार था, कहना था उनका कि आपसी सरकार में जो हुआ है, यानी कि वो पिछली सरकार की बात कर रही हैं कि आपके सरकार में जो हुआ वो नहीं होने देंगे। हमारे किसी विधायक को नहीं पूछा गया था, हमारे किसी विधायक की सिफारिश आपने नहीं मानी थी, लेकिन हम बिना भेदभाव के काम करेंगे। पिछले बजट जैसा आप नहीं कहते वैसा आपकी परंपरा बनाई हुई है, हम नहीं करेंगे। अब इसमें मनीष आपके सदन के नेता जो आश्वासन दे चुके हैं उसको भी आप नहीं मान रहे। मैं उसी को दोहरा रही हूँ कि सदन के नेता ने भी आश्वासन दिया है कि जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनकी राय ली जाएगी, उनकी भी वो जो देंगे प्रस्ताव। और इस बार बजट में भी माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी, पिछले बजट में और इस बार जितना कुछ मिला है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी के हमारे एमएलएज हैं, ये बिना भेदभाव के इस बार बजट में और पिछली बार बजट में भी हमने दिया है। आपके जो पार्टी के जो एमएलएज हैं उन्होंने भी इस बात को माना है, सदन में एक्सेप्ट किया है कि बिल्कुल इस बार जो ऐसा बजट दोनों बार आया है। और इसी के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है।